तो हम लोग यहाँ पर थे और मुझे कुछ बच्चों ने अपना अपना भेजा भी है राइटअप, पर मेरे पास टाइम नहीं रहा है क्योंकि काफी देर से आया है मेरे पास में, तो अभी मैं नहीं देख पाई सबका। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग अपने अपने जो भी आपने आर्ट वर्क के बारे में लिखा है उसके बारे में बताएं। लाइक लाउकून, इसके बारे में किसने लिखा है और कौन बताएगा? एनीवन? बताइए, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। यस मैम। या मैम आ रही आवाज? फिर ऐसा अब करते आवाज आ हैं रही कि है मैम? वन बाय वन बोलते हैं, कौन बोलना चाहे? हाँ आ रहा ठीक है है, मैम, ये बताइए। लाओकुन एंड हिज सन्स के बारे में मैंने लिखा है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत कला हाँ, कौन बोल रहा है? सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, ओके। हाँ बोलिए। मैम, मैंने लिखा है कि प्रस्तुत कलाकृति हम्म, यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें एथेना देवी के द्वारा पुजारी तथा उसके दो पुत्रों पर समुद्री सांपों द्वारा हमला करवाने का प्रसंग का उल्लेख है। इस कलाकृति में कलाकार ने भय, पीड़ा और संघर्ष का मिला जुला भाव बड़े वास्तविक और मार्मिक रूप में अंकित किया है। इस मूर्ति में कलाकार के भाव स्पर्शी होने का परिचय मिलता है। हेलेनिस्टिक काल में बनी यह मूर्ति यूनानी प्रतिमा विज्ञान को उसके आदर्श स्वरूप में प्रदर्शित करने में पूर्णतया सफल है। इस मूर्ति में सिर्फ शारीरिक बनावट ही नहीं बल्कि चेहरों पर पीड़ा और भय के भावों को भी बड़ी सफलता के साथ दर्शाया गया है, तथा अंग प्रत्यंग के निरूपण में भी वही भाव प्रदर्शित होते हैं। मानव शरीर के मांसपेशियों में जो ऐंठन व खिंचाव प्रदर्शित हुए हैं, ये अत्यंत ही अद्भुत है। ठोस संगमरमर को माध्यम के रूप में लेकर इतनी बारीकी के साथ जिस प्रकार कलाकार ने एक एक अंग को तराशकर मोम की भांति कोमल दृष्ट बना दिया है, इसकी तुलना तो केवल मानव के वास्तविक शरीर के साथ ही संभव है। इतना लिखा है मैंने। लिखा तो बहुत अच्छा है, कहाँ से देखा? मैम कहीं से देखा नहीं है बिल्कुल भी। गुड। अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। और थैंक यू दूसरी मैम। पेंटिंग के बारे में क्या लिखा? दूसरी के बारे में बताते हैं मैम। कौन सा ये आर्ट वर्क? मोनालिसा? मोनालिसा। मोनालिसा, हाँ। ओके। ठीक है। इसके बारे में लिखा है कि विश्व प्रसिद्ध यह कलाकृति, जिसका नाम मोनालिसा है, उच्च पुनर्जागरण काल की एक विख्यात कलाकृति है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 1501 से 4 के मध्य बनाया था। तैल माध्यम में बनी यह पेंटिंग लुब्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। इस चित्र में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र जो तत्व है वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान। इस चित्र में कलाकार ने एक बिल्कुल अलग प्रकार की तकनीक स्फुमातो का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा चेहरे पर रेखीय प्रभाव को धूमिल करके उसे एक रहस्यमय स्वरूप प्रदान कर दिया है, तथा इसे और भी विस्मयपूर्ण बनाने के लिए कलाकार ने आंखों के ऊपर भौहों को चित्रित न करके दर्शक को और भी चकित कर दिया है। चित्र में अधिकतर लाल रंग की तानों का प्रयोग हुआ है तथा चेहरे से अधिक सूक्ष्मता के साथ हाथों का चित्रण हुआ है। पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य अंकित हैं तथा कपड़ों पर सिलवटों का यथार्थपूर्ण तरीके से चित्रण किया गया है। यह पेंटिंग अपने विषय को लेकर विशेष विवादों से घिरी रही है। कुछ इतिहासकार तथा जन सामान्य में इसको लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग यह यहाँ तक कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने ही स्त्रैण स्वरूप को इस पेंटिंग के माध्यम से चित्रित किया है, किंतु यह सब मिथक साबित हुए हैं। यह पेंटिंग एक सामान्य व्यापारी की पत्नी की का व्यक्ति चित्र है। ठीक है, ओके। और ठीक है मैम। थर्ड पेंटिंग कुछ और भी लिखा मैम है बस या? दो ही का, वेरी गुड। मैंने दो ही का किया। ठीक है, बस मुझे ये कहना था कि मैंने कहा था कि आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको जो इसे देख करके लग रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं या जो आपको समझ में आ रहा है, विजुअल एनालिसिस वो करना है बस।
बाकी डिस्क्रिप्शंस कि ये क्या है और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या इसके बारे में मैंने नहीं कहा था करने के लिए। मैं बस चाहती थी कि आप पिक्चर का विजुअल एनालिसिस करिए जो भी जी आपको पेंटिंग मिल रही है। दैट्स ओके। फिर भी आपने जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। सेकंड कौन बोलने वाला है? कौन बोलने वाला है? मुझे भेजा तो बहुत सारे बच्चों ने है, दोपहर से भेज रहे हैं। मैं बताऊं? कृष्णा ने भेजा है। चलिए कृष्णा जी बताइए आप। मैम मैंने ट्यूब शेल्टर पर पेज पे लिखा है सर। मैम ट्यूब शेल्टर पर्सपेक्टिव एक पेंटिंग। मिनट, मैं पेंटिंग खोलूं वो। ये रहा। हाँ बताओ। मैम मैंने लिखा है कि यह चित्र 1941 में बना रेखांकन चित्र है। इसको बनाने के लिए पेंसिल वो मैम एक मिनट सॉरी, ये 30 जुलाई सन 1998 में इंग्लैंड में जन्मे विश्व प्रसिद्ध कलाकार हेनरी मूर द्वारा निर्मित ट्यूब शेल्टर पर्सपेक्टिव नामक कलाकृति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाली विभीषिका को दर्शाती है। सन 1941 में बना यह चित्र उन शरणार्थियों की वेदना को दर्शाता है जिन्होंने खुद को बचाने के लिए या खुद की आत्मरक्षा के लिए लंदन के लिवरपूल नामक शहर में एक भूमिगत सुरंग के आकार वाले स्थान पर अनेकों शरणार्थियों ने शरण ली थी और जिनको लेटी हुई अवस्था में बड़ी ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। लिखा तो सही गया है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है। मैंने कहा था कि हमको आपको पेंटिंग को देखकर क्या लग रहा है, मुझे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं जानना था। यस मैम। चलिए कैलाश कुमार, चलिए आप बताइए आपने क्या लिखा है। जी मैम। हम्म। हमने भी विंची के बारे में हमने भी लिखा है और मोनालिसा। जी मैम मोनालिसा के बारे में हमने लिखा है और इसके अलावा भी हमने भी लिखा है। सबसे पहले हम विंची के बारे में मतलब मोनालिसा के बारे में हम बताएंगे। मोनालिसा विंची ने इसे 1500 से 1504 के मध्य तय रंग से लकड़ी के पट्टों या बोर्ड पर बनाया था, जिसकी माप 8x2.4 फीट है। यह चित्र 1911 ईस्वी में लूट संग्रहालय से चोरी हो गया था। फिर 1913 ईस्वी में इसे पुनः प्राप्त कर लिया गया। वर्तमान समय में यह लूट संग्रहालय पेरिस में है। और ये एक मोनालिसा को एक अधिकारी की पत्नी का ये एक अधिकारी की पत्नी का जो वास्तविक चित्र है, जिसका वास्तविक नाम है ला जियोकोंडा। अच्छा। इस व्यक्ति चित्र के पीछे एक पहाड़ी का दृश्य अंकित है। मोनालिसा का एक चित्र लाल रंग की टोन में बना हुआ है। यह चित्र अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जाना जाता है। ठीक। और दूसरा मैम हमने सर्च किया था तो हमने मैम एक जीएस पैनल के 3 दिग्गज। हाँ मैम जो एक आपने कल दिखाया था जो कि उसी के आधार में सर्च किया था 3 पैनल के मतलब जीएस पैनल के 3 दिग्गज। तो जीएस का जो मैंने एक पैनल दिखाया था हेरिडिटस का। जी मैम। हाँ ठीक। मैम इन दिग्गजों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया है और एक सीधे जिसकी बाईं ओर और दाईं ओर मतलब मैम चित्र करके दिखाया गया। ये वाली मैम नहीं थी, दूसरी वाली थी। यही वाली मैम ये थी। ये मैम नहीं, जो बैक करिए थोड़ा, बैक वाली। ये वाली नहीं मैम, बैक कर दीजिए, बैक पीछे चली गई, निकल गई पीछे। एक मिनट, कौन सी कह रहे हैं आप? यही तो थी मैम। ये वाली नहीं मैम, इसकी पीछे जो आपने अभी दिखाई थी ये वाली 8th स्लाइड। नहीं मैम, ये नहीं। 7th 6th मैम एक ही स्लाइड दिख रही है, सिर्फ अभी एक ही आर्टवर्क मैम दिख रही है। दिस वन
मैम हमको तो एक ही मतलब वही दिख मैम रही है। एक ही स्लाइड दिख रही है। मैम हाँ नेटवर्क ये वाली, हाँ ये वाली, ये वाली। ये वाली। अब ठीक है, अब दिख रही है। जी जी मैम। ओके, हाँ चलो। मैम इसमें जो है अलग अलग तीन तीन भागों में प्रस्तुत किया गया है। हम्म इसके बाईं ओर एक पैर पर घुटने टेकता है हम्म और शरीर जो है इसका एतना के प्रति द्वंद्वी के रूप में लगभग विस्तारित नहीं होता है। हम्म ठीक है। मैम एक सेकेंड जीएस के दूर हमें उसकी एक पेशीय पीठ और सर्पिन पैर दिखता है। सर्पिन मैम पैर दिखता है और क्योंकि वह प्रोफाइल में अपने दाढ़ी वाले चेहरे के साथ भगवान की ओर मुड़ता है। तीसरा जीएस के दाहिनी ओर जीएस हथियार ब्रज द्वारा छेदा गया है और प्रोफाइल बस में जमीन पर घायल होकर बैठा है। हालांकि मुश्किल संरक्षित इस घायल विशाल के दाईं ओर हेराक्लीज की आकृति को निमियन शेर की त्वचा से पंजा द्वारा पता लगाया जा सकता है। मैम मैंने यही देखा था, मैं उसी से लिखा है। ठीक है, एक्चुअली सबने वही किया है, और तो किसी ने मुझे भेजा नहीं भेजा है, बच्चों ने और भी भेजा है। सौरभ ने बता दिया, कृष्णा ने बता दिया, कैलाश ने बता दिया। आरती आप बताइए। आरती आपने क्या लिखा? और मैम हमने एक और भी लिखा है, बैठा मुंशी। एक्चुअली बच्चों इसमें ना क्या इश्यू है, हेलो, यस मैम, सुनाई दे रहा है। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि इसमें क्या इशू है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग इसका हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन लिखें। मैं चाहती थी कि आप वो चीज लिखें जो आपको दिख रही है। और मैं क्या चाहती थी कि आप इसके बारे में, जैसे एक बैठा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, कॉम्पोजिशन कैसा है, एलिमेंट्स क्या है, या अगर आपको इसके बारे में पता है, जैसे ये मोनालिसा है या ये बैठा हुआ मुंशी है या ये लाओकून है, तो वो लिखिए। किताब से देख करके नहीं लिखना था, अपने आप लिखना था, जो हमें देख करके महसूस हो रहा है वो। सर्च करिए आप इसके बारे में खूब अच्छी तरह से। ये अच्छी बात है कि आपने ये सारे वर्क्स को सर्च किया और उनके बारे में लिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपने हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी मैम। यस मैम। तो यस मैम आ रही है। अभी अभी मैसेज आया है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। यस मैम। काम हो गया कि नहीं सबका? वो सब फोन क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि मैं चाहती थी कि आप लोग अपने अनुसार लिखिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो आप चाहते हैं लिखना। ठीक है मैम। जस्ट वेट। हाँ, एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि आपको समझ में आए कि पर्सनल एनालिसिस क्या होता है। ये तो वो हो गया जो दूसरे लोग लिख करके गए हमारे लिए, और ये आप भी वही लिखेंगे और जो दूसरा आएगा वो भी वही लिख देगा, तीसरा लिखेगा वो भी वही लिख देगा, कंटिन्यूअसली वो रिपीट होता रहेगा। आप अपने आप से लिखेंगे तो आप उसको अपनी तरह से लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आज, ठीक है?
आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। कल हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था मीनिंग और क्रिएटिविटी क्या होता है आर्ट में, क्यों जरूरत है इसकी, और अंडरस्टैंडिंग आर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, आर्ट एक्सप्रेशन क्यों है और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि एक सोसाइटी में या एक एनवायरनमेंट हैं आर्ट में, व्हाट डज एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर्ट। क्या बता सकते हैं कि क्या चीज को हम आर्ट में इंक्लूड करेंगे, क्या चीज को हम साइंस में इंक्लूड करेंगे? बता सकते हैं क्या? कोई एक डेफिनेट बाउंड्री या एक डेफिनेट लाइन है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करती हो कि दिस इज वर्क ऑफ साइंस एंड दिस इज वर्क ऑफ आर्ट? क्या ऐसा कुछ है? कैन वी डिस्कस? बताओ। एक एक करके बताओ। मुझे सुन पा रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। तो ट्राई टू इमेजिन व्हाट अ सोसाइटी विदाउट आर्ट वुड बी लाइक। एक बार ये इमेजिन करने की अगर हम कोशिश करें कि हमारा एनवायरनमेंट या हमारी सोसाइटी या हमारा सिविलाइजेशन या कल्चर कैसा रहेगा अगर इसमें आर्ट इंक्लूडेड ना हो, है ना? कैसा रहेगा? हाउ वुड बिल्डिंग्स लुक? किस तरह की बिल्डिंग्स चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी? किस तरह के सामान दिखाई पड़ेंगे चारों तरफ? किस तरह से प्लानिंग होगी? क्या चीज होगा कि जैसे हमारे अपने घर की ही एक हम बात करें, सारी बिल्डिंग्स और सोसाइटी को छोड़ देते हैं, तो अगर वहां पर आर्ट ना हो तो घर कैसा होगा, और घर में जो हमारे बहुत सारा सामान है वो कैसा होगा? जस्ट म्यूट योर माइक बेटा, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। तो कैसा होगा? क्या किसी भी तरह का विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है बिना आर्ट के, या विजुअल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं और उसके लिए हमें आर्ट वर्क्स की जरूरत नहीं है? आर्ट वर्क्स एक्चुअली क्या है? डे टू डे यूज में जो चीजें आ रही हैं, क्या वो आर्ट वर्क्स हैं, या कोई एक बाउंड्री है, कोई एक स्पेसिफिक लाइन है जो हमें ये बताती है कि ये आर्ट वर्क्स हैं और ये आर्ट वर्क्स नहीं है, या ये वर्क ऑफ साइंस है? क्या कुछ ऐसा है? जैसे एक रॉकेट है, उसे तो इंजीनियर्स ने बनाया है ना? एस्ट्रोनॉट्स उसमें जाते हैं। मेटलर्जिकल साइंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के और भी एस्पेक्ट्स यूज होते हैं, लेकिन वो डिजाइन फिर भी किया जाता है, तो डिजाइन वर्ड वहां भी कैन नॉट एक्सक्लूड द वर्ड डिजाइन देयर आल्सो। अभी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हाउ वुड बिल्डिंग्स लुक? बिल्डिंग्स को भी तो हम डिजाइन कर रहे हैं। हमारे घर में जो हमारे पास यूज करने वाली चीजें हैं, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, टेबल है, बेड है, सोफा है, चेयर्स है, इवन कमरे हैं हमारे, इंटीरियर्स हैं उनके, तो उनको भी तो हम डिजाइन कर रहे हैं। तो क्या एक कम्युनिकेशन नहीं है ये? मैम सोसाइटी में या फिर हमारे सराउंडिंग्स में शायद मुझे लगता है क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आर्ट का यूज़ ना होता हो। मतलब हमें हर मुझे तो चीज़। नहीं लगता ऐसी कोई चीज होती होगी जहाँ पे आर्ट का यूज ना होता हो। वही एवरीवेयर। वही मैम बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती होगी जो जहाँ पे आर्ट का यूज़ ना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि आर्ट बहुत टाइप की होती हैं। मतलब उपयोगी कला और कलात्मक कला। हम तो उपयोगी और कलात्मक कला के बारे में इतना मतलब डिस्टिंक्शन के बारे में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक ब्रॉड एस्पेक्ट में आर्ट लेते हैं। वही हम मैम fine कि art के बारे में ऐसी नहीं कोई जाते, चीज़ नहीं होगी सराउंडिंग में या सोसाइटी में जहाँ पे आर्ट का यूज़ ना हो। जहाँ पे डिजाइनिंग का यूज ना हो, जहाँ पे प्रेजेंटेशन का यूज ना हो। हाँ हाउ मैम गुड, वही। हाउ वेल वी प्रेजेंट, है ना? हम अपने यस आप मैम। को अपने एक साधारण से साधारण व्यक्ति के घर में भी अगर हम जाएंगे
तो वो अपने जो उसका स्टेटस है, जो उसके पास अर्निंग है, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा आपको प्रेजेंटेशन देगा बैठने के लिए, चेयर्स या टेबल्स या जो भी सोफा या सैटी या जो भी चीज है उसके पास में वो आपको ऑफर करेगा। उसने अपने कमरे को वैसे ही सजा रखा होगा, कर्टन से जो भी चीज उसके लिमिट में है जो वो बाय कर सकता है, जैसे वो सजा सकता है, तो वो जैसे भी अपने घर को अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है वो करता है। तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी जगह पे आर्ट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग में ऐसी कोई भी चीज नहीं है दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स आर्ट? कह सकते हैं मैम, ऐसा ही कह सकते हैं। कह सकते तो हैं। जब इतना कुछ है फिर भी तो आर्ट, आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं, कितना ज्यादा कहा जाता है इस चीज को कि अरे इसकी क्या वैल्यू है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो भी ये क्वेश्चन सबसे पहले आ जाता है, ये पढ़ के क्या करोगे? मैथ्स लिया होता, साइंस लिया होता, सोशियोलॉजी लिया होता, हिस्ट्री लिया होता या इंग्लिश लिया होता या कुछ और ऐसा पॉलिटिकल साइंस या और कोई सब्जेक्ट ऐसा लिया होता, ज्योग्राफी लिया होता, तो कुछ बन जाते। आर्ट पढ़कर क्या बनोगे? वो भी एक क्वेश्चन हमारी सोसाइटी में लगातार रहता है। तो why art is there? Why do we need to study? Art is studied because it is among the highest expressions of culture. हमारी संस्कृति का सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन हमें हमारी आर्ट्स में मिलता है। Embodying its ideals and aspirations, इसके जितने भी आइडियल्स हैं, जितने भी इसके लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी आदर्श हैं और जितने भी इसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितना भी ये इसका एम ऑब्जेक्टिव जो भी है हमारे कल्चर में, वो सारा सारा हमारी आर्ट में सीधे सीधे रिप्रेजेंट होता है, खासतौर से विजुअल्स में। ठीक है। चैलेंजिंग इट्स assumptions एंड बिलीव्स, जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी assumptions हैं, जितने भी उसके विश्वास हैं, जो कुछ भी है वो सारा इन विजुअल्स में रिप्रेजेंट होता है। एंड क्रिएटिंग न्यू विजन्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर इट टू परस्यू। अभी हम इसको सिर्फ फोक की बात नहीं ले रहे हैं, ट्राइबल्स की बात नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइन आर्ट की भी। फाइन आर्टिस्ट भी अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, यह भी हम लोगों ने पीछे के कुछ आर्ट वर्क्स में देखा है। बहुत अच्छी तरह से वो अपने टाइम को, अपने जो जिसको आज हम हिस्टोरिकल पीरियड कह रहे हैं, वो एक समय में कंटेम्प्रेरी टाइम रहा होगा, वो उसको भी बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाता है। तो देयरफॉर स्टडीइंग आर्ट इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। So various theories have been advanced over the years: pleasure, beauty, expression और the stimulation of emotion। बहुत सारी theories बनाई गई हैं। कला क्या है, कला क्यों है, कला को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, कला को क्यों बनाया जाना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी theories हैं, जिसमें से एक है कि कला सुख के लिए है, आनंद देती है, सभी ने पढ़ा है इसके बारे में। कला सौंदर्य का एक प्रदर्शन है, सुंदर होनी चाहिए कलाकृति। कला एक्सप्रेशन है, अपने मानवीय अनुभूतियों की एक्सप्रेशन है। कोई कहता है इमिटेशन है, कोई कहता है कि कलाकृतियां जो होती हैं वो नेचर से आर्टिस्ट इमिटेट करता है, कोई कहता है कि नहीं, जो वो सराउंडिंग्स में देखता है उसको वो अपने अंदर रखता है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करता है। कोई कहता है कि ये एक तरह का कहना चाहिए कि हमारी भावनाओं को उद्दीप करने का माध्यम है, स्टिमुलेशन ऑफ इमोशंस है। बट एज द फिलोसोफर गॉर्डन ग्राहम राइट्स, गॉर्डन ग्राहम क्या कह रहे हैं? नन ऑफ देम कैन ऑन इट्स ओन एक्सप्लेन द स्पेशल वैल्यू ऑफ ग्रेट आर्ट। वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी कलाकृति नहीं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ग्रेट आर्ट का जो मतलब एक आर्ट का वैल्यू जो है वो अपने आप एक्सप्लेन कर पाए। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लाइक इसमें क्या हम प्लेजर है, कोई ब्यूटी है, एक्सप्रेशन है, स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन ऑफ इमोशन है,
वी कैन फाइंड वन और टू और एवरीथिंग देयर। सारे ये एस्पेक्ट्स होंगे कि कलाकृति आनंद देती है, कलाकृति की अभिव्यक्ति होती है, कलाकृति हमारी फीलिंग्स को डीप करती है, सब कुछ होगा। इस लाओकून में भी होगा, मोनालिसा में भी होगा, मुंशी में भी होगा, डाइवर में भी होगा, ये जो पैनल है इसमें भी होगा, ग्रीक पैनल में भी, और ये सबमरीन में भी होगा, फ्रूटेड ट्री में भी होगा, एंड्स ऑफ वॉर में भी होगा, और ये ट्यूब जो ये शेल्टर, ट्यूब शेल्टर में भी होगा, और ये फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग्स इसमें भी होगा, सब में होगा। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो अपने आप एक अच्छी कलाकृति को एक्सप्लेन करता है। तो क्या एक्सप्लेन करता है एक अच्छी कलाकृति को? ग्राहम प्रपोजेस आर्ट इज वैल्यूएबल, आर्ट वैल्यूएबल हो रही है एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए और हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, प्लेजर, ब्यूटी, एक्सप्रेशन, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ऊपर है कि पहले हम उसको समझें, और समझेंगे कैसे? जब हमारे पास नॉलेज होगी। तो नॉलेज, जब कलाकृति स्वयं एक सोर्स है हमारे लिए, सोर्स ऑफ नॉलेज, जो हम लोग देखते हैं कि कैसे मिलता है। तो अब हमारे सामने क्या दिक्कत आ जाती है कि अगर, अब हमारे सामने क्या दिक्कत आ जाती है कि अगर हम किसी आर्ट वर्क को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा जिसके थ्रू हमें समझना है। ऑब्वियस है, उसके फॉर्म को, उसमें कौन सी रेखाएं हैं, कौन से कलर्स हैं, कौन से शेप्स हैं, किस तरह से उसको अरेंज किया गया है, ये सारा चीज तो सभी को, एक नॉर्मल से व्यक्ति को भी पता होगा। बट एक व्यूअर की तरह से, एक लेमैन की तरह से नहीं, एक रिसर्चर की तरह से हमें ये जानने और समझने की बहुत जरूरत है कि फॉर्मल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं आर्ट के, कंटेंट क्या होता है। फॉर्मल एस्पेक्ट एंड कंटेंट, ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी आर्ट वर्क में क्या होता है, उसको एक आर्टिस्ट के स्टाइल के साथ में कैसे, या एक पर्टिकुलर एरा के स्टाइल के साथ में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, और उसको हम डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, वेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डेटा कलेक्शन। किसी भी आर्ट वर्क के बारे में हमें डेटा कैसे कलेक्शन करना है, डेटा पिकअप करने के बाद में हमको उसमें से कैसे फैक्ट्स अपने निकालने हैं। तो लेट्स सी। So Graham proposes art is valuable as a source of knowledge and understanding. Likewise, Christopher Bomberger states, we praise certain artworks for their profundity and subtlety, for the insights they provide. हम लोग कुछ आर्टवर्क्स को उनकी सौम्यता के लिए, उनकी प्रोफाउंडिटी के लिए, मतलब उनके एक्सप्रेशन, और वो अपने आप में जो कंप्लीट एक होल वर्क है, एक्सप्रेशन है, उसके लिए उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। फॉर द इनसाइट्स दे प्रोवाइड, और साथ में जो वो हमसे कहते हैं, इनसाइट का मतलब जो भी नॉलेज वो हमें देते हैं। और फॉर हाउ दे मेक अस सी द वर्ल्ड इन यू, और किस तरह से वो हमें जो एक घटनाएं हो चुकी हैं उनको फिर से एक नजरिया देते हैं उनको देखने का। क्योंकि आर्टिस्ट का अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक व्यू पॉइंट है, वो उस व्यू पॉइंट से, उस पर्सपेक्टिव से आर्ट वर्क को प्रेजेंट कर रहा है, और हम किसी और तरह से, जैसे आर्ट हिस्ट्री, सॉरी, जैसे हिस्ट्री की बुक में लिखा होता है, हमने हिस्ट्री की बुक को एक स्टोरी की तरह या अपना जैसा भी पढ़ लिया उसको, तो हमारे दिमाग में दूसरी तरह से वही घटना होगी, लेकिन एक आर्टिस्ट उसी घटना को दूसरी तरह से प्रेजेंट करता है। ये हम लोग ट्यूब शेल्टर में देख रहे हैं। And we think that these features are artistically relevant, और हम ये सोचते हैं कि ये सारे जो फीचर्स हैं इनका रेलेवेंस आर्टिस्टिकली भी है। We criticize other words for their shallowness,
लेकिन कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स होते हैं जो शैलो होते हैं, दे डजंट कंटेन एनी मीनिंग। यहाँ तक कि मीनिंग तो छोड़ दो, उनका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो भी सही नहीं होता है। सुपरफिशियलिटी और सेंटिमेंटालिटी। सेंटिमेंटालिटी का मतलब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो एकदम से अराउज करती हैं आपके फीलिंग को, जो आपको अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो ऑब्वियसली हम उस आर्टवर्क को पसंद नहीं कर रहे हैं। जब पसंद नहीं कर रहे तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड थिंक देम दस आर्टिस्टिकली फ्लॉड। और तब हम कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ एक आर्टिस्टिकल फ्लॉ है। Now various theories have been artworks may contribute art इस तरह से रीचिंग बियॉन्ड नॉलेज। जो हमारा नॉलेज सिस्टम है उसको उससे भी आगे जा करके, जो हमें साइंस दे रहा है, जो हमें हिस्ट्री दे रहा है, जो हमें ज्योग्राफी दे रहा है, उससे भी आगे जा करके आर्टवर्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली बात वही है कि एक आर्टिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी तरह से चीजों को देखता है और उसे प्रेजेंट करता है। जैसे कोई नहीं होगा ऐसा जिसने सीन रिवर के ऊपर वो सनराइज नहीं देखा होगा, लेकिन उसको पेंट करने वाला एक ही आर्टिस्ट था मोने, जिसने सीन रिवर के ऊपर वो सनराइज पेंट किया और उसको वो चीज जो है इमॉर्टल हो। ज्योग्राफिकली दिस इज ट्रू है ना, पॉलिटिकली दिस इज ट्रू। कोई ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि वो रिवर के ऊपर रोज वो सूरज निकलता ही होगा, धुंध होती ही होगी वहां पर। नदी के बीच में से जब नाव निकलती होगी तो वो वैसा ही दिखता होगा, पर उसको उस आर्टिस्ट ने बनाया और एक ने कितना सीरीज में उसने वो आर्टवर्क्स बनाए और उसने उसको इमॉर्टल बना दिया। तो दिस इज व्हाट वी से कि एक आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव, उसका प्रेजेंटेशन, उसका जो आर्टवर्क को एक्सप्रेस करना है, अपने मीडियम्स को एक्सप्लॉइट करना है, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लॉइट करना है, वो सारा चीज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एंड दैट इज बियॉन्ड आवर नॉलेज सिस्टम, दैट अराउजेस अस, अराउजेस आवर फीलिंग्स, जो हमें ये हम उसके बारे में एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उसी जगह का हम फोटोग्राफ देखेंगे, दैट विल बी वेरी डिफरेंट, लेकिन उसी जगह का हम एक आर्टवर्क देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है। और दे में कंट्रीब्यूट, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज। या ऐसे भी आर्टवर्क्स होते हैं जो नॉलेज के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, इटसेल्फ दे आर आर्टवर्क्स और उनको उसी के लिए एंजॉय किया जाना चाहिए। आर्टवर्क्स कैन प्रोवाइड न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। अभी मैंने बताया जैसे कि कोई भी एक चीज है, कोई भी एक जगह है, कोई भी एक घटना है जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है, ये वॉर हुई थी, वी नो, अभी भी एक वॉर चल रही है, वी नो, लेकिन वहां से जब फोटोग्राफ्स आते हैं उनको हम सामने सामने देखते हैं उन चीजों को, तो ऑब्वियसली हमारे इमोशंस दूसरे हो जाते हैं। न्यूज पढ़ करके, न्यूज सुन करके हमारे इमोशंस दूसरे होते हैं, लेकिन जब हम विजुअल्स देखते हैं तब वो दूसरे होते हैं, और जब एक हम उसका आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो दैट इज वेरी डिफरेंट। By emphasizing and attenuating, exaggerating और downplaying, आर्टिस्ट क्या क्या करता है, emphasize करता है, attenuate करता है, exaggerate कर देता है किसी चीज को, ताकि वो अपने सब्जेक्ट को, अपने कंटेंट को, जो भी वो चीज एक्सप्रेस करना चाहता है, जो भी चीज वो कन्वे करना चाहता है, उसको वो एम्फेटिकली प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनके मन तक पहुंच सके। एडिंग और ओमिटिंग, बहुत सारी चीजों को वो ऐड कर देता है, बहुत सारी चीजों को वो ओमिट कर देता है, छोड़ एलिमिनेटिंग, डिफॉर्म कर देता है, कई बार फॉर्म्स को भी डिफॉर्म कर दिया जाता है। एलिमिनेटिंग मींस ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। पिक्चर्स मेक अस अवेयर ऑफ hitherto unnoticed features of objects, thereby yielding a new way of concealing them। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि आर्टिस्ट how he has these
incidents and how he has reproduced them to us. Artworks can raise important questions that prompt further inquiry. Artworks ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, आगे जो ऑडियंस है उसके मन में एक बार हाउ, व्हाई ये क्वेश्चंस आते हैं. Artworks can provide us with knowledge of how it is or was or would be like to have certain experience or emotions or to be in a certain situation. किस तरह से ये एक certain situation में या certain emotions arouse कर रहे हैं या कैसे ये हमें emphasize कर रहे हैं, ये सारे मतलब ये सारी चीजों को emphasize कर रहे हैं. Now, they do so by broadening our experience by encompassing things we might never undergone or felt. वो ऐसा कैसे करते हैं, वो हमें कैसे कन्विंस करते हैं एक सर्टेन सिचुएशन से, एक कैसे कन्विंस करते हैं एक सर्टेन इमोशन से, कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे ऐड कर देते हैं वो अपनी फीलिंग से, कैसे वो खुद से हमको जोड़ लेते हैं. बाय ब्रॉडनिंग अवर एक्सपीरियंस, वो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो अचानक से बदल जाता है. जो हमने उसको पढ़ करके या उसके बारे में सुन करके जो एक्सपीरियंस किया था, जब हम विजुअल देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस एकदम से बदल जाता है. और वो विजुअल ऐसा नहीं होता है कि वो एक फोटोग्राफ हो, वो एक किसी और एक समझदार एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उसको अपनी तरह से प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज होता है जो उसके उस इमोशन को हाईलाइट कर रहा होता है. तो उस ऑब्वियसली हम उस इमोशन के साथ में तुरंत अटैच होते हैं. एक्सपीरियंस बाय एनकम्पासिंग थिंग्स वी माइट नेवर अंडरगॉन और फेल्ट, जो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, जो उसके बारे में कभी महसूस ही नहीं किया, जो जानते ही नहीं थे, वो भी एक्सपीरियंसेस हमें उस विजुअल के इमोशंस के थ्रू मिलते हैं. आर्ट कैन कंट्रीब्यूट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही है आर्टिस्ट ऑब्वियसली. It has been suggested that while scientific and philosophical thought experiments, fiction asks what would happen if we assume that certain conditions are obtained and invite us to explore the consequences of making these assumptions. ऐसा कहा गया, it has been suggested that while scientific and philosophical thought experiments, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल थॉट जो है उनकी एक्सपेरिमेंट, और फिक्शन का मतलब होता है क्रिएटिव या इमेजिनेटिव राइटिंग या क्रिएटिव इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो भी है एक्सप्रेशन. आस्क व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ यू अज्यूम दैट सर्टेन कंडीशंस आर ऑब्टेन्ड. इमेजिन एक इमेजिनेटिव चीज, कुछ एक जैसे सररियलिस्टिक आर्टवर्क का आप एक इमेजिनेशन करिए जिसमें घड़ियां जो है वो पिघल करके बह रही हैं, या एक राइटिंग है, एक नॉवल है एलिस इन वंडरलैंड. उसके बारे में सोचिए कि वो जो छोटी सी बच्ची है वो एक होल में गिर जा रही है, रैट होल में वो उसमें रैबिट्स के बरों में चली जा रही है, और वहां जाते ही वो एक होल है उसमें गिर जाती है और दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है. तो अगर ये सच होगा तो कैसे होगा और क्या होगा. तो इस तरह से दे इनवाइट अस टू एक्सप्लोर, इस तरह से वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि हम इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकें. ये जो हमारे सामने फिक्शन, ये जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको हम एक्सप्लोर कर सकें और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस तरह के अजम्पशंस क्रिएट करने के, इनको हम आगे समझ सकें. So artworks can deepen our understanding by enabling us to grasp connections between what we already believe. जो हम जानते हैं ऑलरेडी हमारे नॉलेज सिस्टम में है, हमें मालूम है कि चंद्रमा आकाश में है, सूरज आकाश में है, पर्वत धरती पर रहते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती है. लेकिन जब हम जे स्वामीनाथन की पेंटिंग्स देखते हैं तो पर्वत ऊपर होते हैं और चिड़िया नीचे होती है. स्पेस वहां पर फर्क है, स्पेस का एल्गोरिथम फर्क है. आर्टवर्क्स कैन एनहांस और रिफाइन अवर एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग, इमोशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड सो ऑन. क्या क्या एनहांस कर सकते हैं आर्टवर्क्स? व्हाट आर्टवर्क्स कैन डू विद अस? दे कैन रिफाइन अवर एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग. व्हाई रीजनिंग का मतलब
रीजनिंग का मतलब ये थोड़ी ना है कि A+B और B+C और C+D जो हमने अभी नेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा। रीजनिंग का मतलब है फैक्ट्स को समझना, रीजन वाइज उनको डेसिफर करना, उनको अलग अलग करना, उनके ट्रू मीनिंग्स को समझना। इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे परसेप्शंस, हमारी इमेजिनेशन को और हमारी मेमोरी को भी, और यहाँ तक कि और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिनको आर्ट वर्क्स कैन एनहांस। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है आर्ट और अंडरस्टैंडिंग में एंड अंडरस्टैंडिंग आर्ट वर्क्स में, राइट? Whether an artist creates 2-dimensional or 3-dimensional art, works in a traditional medium like painting, or makes art using the latest technology, all artists use the same basic visual building blocks of form, elements, and strategies of visual organization, principles to achieve visual expression. कोई भी आर्टिस्ट भले ही वो 2-dimensional आर्टवर्क क्रिएट कर रहा हो या 3-dimensional आर्टवर्क क्रिएट कर रहा हो, वो ट्रेडिशनल मीडियम्स जैसे पेंटिंग है उनमें काम कर रहा हो, या फिर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हो, वीडियो परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा हो, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट जब एक आर्टवर्क क्रिएट करता है तो वो उसके जो बेसिक विजुअल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को ही एक्सप्लॉइट करता है। एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने लॉज पढ़े हैं, जो हमने लॉज ऑफ कॉम्पोजिशन पढ़े हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉम्पोजिशन या प्रिंसिपल्स ऑफ गुड आर्टवर्क पढ़े हैं, उन्हीं को यूज करता है ताकि वो एक अच्छा विजुअल एक्सप्रेशन अचीव कर सके। So it is necessary to understand the difference between the form and the content. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम फॉर्म और कंटेंट के बीच का डिफरेंस समझें। फॉर्म क्या है? जब हम विजुअल एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब हम विजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर्म की बात करते हैं, तो फॉर्म उसमें सबसे पहले आता है। फॉर्म जो है हमें सबसे पहले दिखता है किसी भी आर्ट वर्क में। अगर फॉर्म नहीं है तो हम कलर देखते हैं सबसे पहले, अदरवाइज हमें फॉर्म सबसे पहले दिखता है। और कोई भी फॉर्म हमें सबसे पहले दिखे, इसके लिए उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं, जैसे प्रभाविता, जैसे कलर, जैसे मास का बैलेंस, किस तरफ हम ज्यादा वेट दे रहे हैं, जैसे सिमेट्री। तो हम इस तरह से जिस फॉर्म को हमें सबसे पहले दिखाना है अपने आर्टवर्क में, उसको कैसे प्रेजेंट करें हम सामने लेकर के आते हैं। It is necessary to understand the difference between the form and the content. फॉर्म अलग चीज है, कंटेंट अलग चीज है। अब यहाँ पे बात आई कंटेंट क्या होता है, आगे हम बोलेंगे उसी में कि कंटेंट तो वही है ना, जैसे हमने पेंटिंग में बनाए, बहुत सारे ट्रीज बनाए हैं, सूरज चांद सितारे बनाए हैं, स्टारी नाइट्स याद करो, पोटैटो ईटर्स याद करो, तो उसमें जो डिपिक्टेड चीजें, या मैटिस की मैडम मैटिस याद करो, तो कंटेंट क्या है उसका, जो उस पर बना हुआ है। तो जो बना है वो फॉर्म भी तो है। तो व्हाई इट इज डिफरेंट? फॉर्म कंटेंट से डिफरेंट क्यों है? फॉर्म वो चीज है जो हम विजुअली देख रहे हैं, कंटेंट वो चीज है जो फॉर्म एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी मैम। It is also essential to be introduced to the basic elements and principle of design. तो जब हमको फॉर्म के बारे में समझना है, जब हमको किसी भी आर्टवर्क में फॉर्म कैसे क्रिएट किया गया है और उसको कैसे एम्फसाइज किया गया है और कैसे उसको एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ये समझना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें बेसिक एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट हम सभी, हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है उसी में ही हमारा फर्स्ट सेशन होता है, उसी में ही हमको ये सिखा आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड में। बेटा माइक म्यूट कर, जब बोलना है तब
अनम्यूट करो और बीच बीच में जवाब भी जरूर देते रहो, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रही हूँ। तो it is also essential to be introduced to the basic elements and principles of design. तो जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है हमारी आर्ट की क्लास का, उसी में ही हमको ये बता दिए जाते हैं सारे एलिमेंट्स की, ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लाइक 6 और 7 जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं आर्ट वर्क्स के, और उनके लॉज क्या होते हैं उनको कंपोज करने की, और उनको एक अच्छा प्रेजेंटेबल विजुअल कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें हमको हमारे पहले क्लासेस में ही फंडामेंटल्स के रूप में सिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। उनमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइन है, टेक्सचर है, स्पेस है, कलर है, बैलेंस है, हार्मोनी है, रिदम है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें पता होना ही जरूरी नहीं है, जब हम कोई आर्टवर्क देखते हैं तो उसको इम्प्लाई करना भी जरूरी है। One must also be introduced to the types of representations in art. अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं? आर्ट फॉर्म्स को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशनल हो सकते हैं, their concepts are integral to formalism. जैसे रिप्रेजेंटेशनल हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेशनल का मतलब रियलिस्टिक आर्टवर्क, एब्स्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव आर्टवर्क्स हो सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे मेथड्स हैं जिनमें हम विजुअल एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। Now these concepts are integral to formalism, which is a method of understanding artwork by analyzing and describing it purely in terms of visual effects. सारी की सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उन सारी चीजों का जो इंटीग्रेटेड चीज होती है ना, अगर उसका विजुअल इफेक्ट अच्छा नहीं है तो ये सारा बेकार है। और विजुअल इफेक्ट वही अच्छा है जो अपनी मीनिंग को, जो उस इमोशन को कन्वे कर दे जो आर्टिस्ट चाहता है। तो इसके लिए हम लोग एक ये आर्टवर्क देखते हैं, वेरेनिका। Pablo Picasso's painting was completed in 1937. Well-known fact है, वेरेनिका के बारे में सब लोग जानते हैं, पर अभी हम लोग इसमें कुछ और चीज देखते हैं। At first glance, it is an incredibly busy and complex arrangement of forms. सबको मालूम है ये क्यों क्रिएट की गई, कहाँ क्रिएट की, पाब्लो पिकासो कौन है, सब कुछ पता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ और चीज है। जब हम इसके एनालिसिस करते हैं तो एट बिजी एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स यानी कि कॉम्पोजिशन। हाउ कैन फॉर्मलिज्म बी यूज्ड टू प्रोवाइड अ कॉम्पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क? फॉर्मलिज्म का मतलब सारे वो एस्पेक्ट्स, एलिमेंट्स, लॉज जो एक आर्ट वर्क को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, उसको एक रूप, विजुअल इफेक्ट जो भी है, जो एक भी रूप है, तो किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है, उसको उस फॉर्मलिज्म मतलब स्टडी ऑफ दैट फॉर्म, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसको हम कैसे यूज करेंगे इसके कंपोजिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग इस पेंटिंग के बारे में फिर से बात करेंगे अभी 2 स्लाइड्स के बाद में। हाउ कैन इट बी यूज्ड and describe the arrangement of forms and how they contribute to a viewer's experience and interpretation of the painting. कि कैसे ये फॉर्म्स क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट एज यूज्ड इन आर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि
फॉर्म और कंटेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग ये गुएरेनिका के एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, फॉर्म और कंटेंट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है यहाँ पर। Identify and distinguish how the principles of design are used to visually organize the elements of design. Principles of design को किस तरह से यूज किया गया है एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। Distinguish between representational, abstract and non-representational imagery. ठीक है, तो फिर से देखते हैं इसको, अब इसके बारे में बात करते हैं। बताइए, मैं फिर से बताती हूँ। रिप्रेजेंटेशनल, नॉन रिप्रेजेंटेशनल, आपकी इमेजरी के बारे में बात करनी है हमें। डिजाइन कैसे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में बात करनी है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कौन से हैं इसमें, और फॉर्म क्या है, और फॉर्म किस तरह से यहाँ पे कंटेंट से डिफरेंट है, ये चीज हमको बात करनी है। अब सारे लोग एक साथ नहीं, एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करेंगे और मुझे ये पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं उस पर मुझे बताएंगे। हेलो, यस मैम। हेलो, बताओ। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अच्छा मैम, इसमें जो बताओ बेटा। जो फॉर्म्स बनाए गए हैं वो तो बिल्कुल सिंपल से फॉर्म्स है जो मतलब नॉर्मली हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसी फॉर्म्स को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि ये मतलब पूरी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी रहस्यमय बन जाती है, थोड़ी मतलब इसमें कुछ पर इसमें वॉर की फॉर्म तैयारी या सिंपल कुछ कहाँ ऐसा। है, सिंपल कहाँ है फॉर्म? ना ना, इसमें फॉर्म सिंपल मैम, कहाँ है, फॉर्म सिंपल कैसे है? नहीं मैम, मैम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ऐसे कि फॉर्म्स सिंपल हमेशा फॉर्म्स को कहा। एक तरीके से। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें हाँ जो जिन चीजों को बनाया गया है वो नॉर्मल चीजें हैं जो हम देखते हैं अपने लाइफ में, लेकिन उसको इस तरीके से चेंज किया गया है, उसके फॉर्म को इस तरीके से चेंज किया गया है कि वो नॉर्मल रह नहीं गए हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है। हाँ, तो उनके जो मतलब जिस तरीके से फॉर्म को चेंज किया गया है वो अपने आप में बिल्कुल अलग हो गया है। वो एक अलग तरह का वहां पे मतलब भाव पैदा कर दे रहे हैं जो किसी डर या हमारा पहला वॉर से टॉपिक, एक संबंधित। मिनट, हमारा पहला जो पॉइंट है वो है फॉर्म, वॉर से संबंधित है। हमारा जो पहला पॉइंट है वो यस है मैम। डिस्कशन का फॉर्म और कंटेंट में डिफरेंस। What is the जी मैम। difference between the form and content here in this painting? ऑब्वियसली ये फॉर्म्स नॉर्मल नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की है कि फॉर्म्स को एग्जैगरेट करता है आर्टिस्ट, एलिनेट कर Yes. देता है ना, ओवरसाइज कर दिया। मतलब ये कैसे, किसी का चेहरा ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता किसी का चेहरा, लेकिन उसने इस चीज को इस तरह से बनाया है कि देख करके लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है ना। ये भी वैसे ही है। यहाँ Yes, ma'am. ये वाला चेहरा देखो और ये चेहरा देखो, दिस इज सॉर्ट ऑफ डीमन, और ये मॉर्निंग है, ये कोई डेड बॉडी है शायद, और ये कैसे उसके लिए रो रहा है। हाँ बताओ। मैम ज्योमेट्रिकल फॉर्म लिए हैं इन्होंने ज्यादातर। हाँ वो तो श्योर ज्योमेट्रिकल है। पाब्लो पिकासो के
पाब्लो पिकासो का ये खासियत है उनका कि वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स लिए हैं उन्होंने क्या के, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका जो फॉर्मेशन है वो क्या दे रहा है, दैट इज द कंटेंट। हमने यही कहा कि सबसे पहला चीज तो इसमें यही लिखा हुआ है, एट फर्स्ट ग्लांस इट्स एन इनक्रेडिबली बिजी एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स। अभी तो इसको देखने के लिए ये ऐसा इतना छोटी सी आर्टवर्क नहीं है, बहुत बड़ा आर्टवर्क है। इसको देखने के लिए इसके सामने आप खड़े होगे ना तो जस्ट आप इतने बड़े होगे, बस इतने बड़े होगे सामने, बस इतने बड़े, ठीक है। और इसको देखने के लिए आप इसको इधर से वॉक करना शुरू करोगे और इधर तक में आओगे तो आप इसमें काउंट करो कि मैंने कितने फॉर्म्स इसमें आइडेंटिफाई किए और वो फॉर्म्स क्या क्या कर रहे हैं। यू जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स कि हमें लेफ्ट से शुरू करके हम राइट की तरफ जा रहे हैं, हमें कितने फॉर्म्स मिल रहे हैं और क्या क्या वो कर रहे हैं, और तब आपको समझ में आएगा कि फॉर्म और कंटेंट का डिफरेंस क्या है। मैम कंटेंट का मतलब ये जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस कंटेंट की बात कर रही हैं आप? मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात ही नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात ही नहीं कर रही हूँ। आप कहाँ बार बार आप सारे बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे पहुंच जा रहे हो। मैं बात कर रही हूँ आपको जो आपको दिख रहा है सामने उसका विजुअल एनालिसिस आप कैसे करोगे, समझिए आप। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं उसको समझने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी, ये एलिमेंट्स, सम सेम बेसिक विजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? स्ट्रैटेजीज ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, टू अचीव विजुअल एक्सप्रेशन। अभी ये जो गरेनिका है वो क्या है कि विजुअल एक्सप्रेशन ही तो है, और आर्टिस्ट ने उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज किया है और उसने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की है विजुअल एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे कलर की तो बात ही नहीं आ रही है, यहाँ पर किसी चीज की बात नहीं आ रही, केवल अरेंजमेंट की बात आ रही है और फॉर्म की बात आ रही है। अभी थोड़े एक ये चीज बताई है, आर्टिस्ट क्या करता है, आर्ट वर्क्स कैन प्रोवाइड पर्सपेक्टिव्स ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम बाय emphasizing and attenuating, exaggerating और downplaying। तो वो जो एक चेहरा है क्या वो exaggerated नहीं है या नहीं है? हाँ या ना? है। हेलो, यस मैम, बड़ा चढ़ा के नहीं बनाया गया है जी। एक्टिंग और ऑमिट, क्या कुछ बनाया उसमें गया। ऐड किया गया है और क्या चीज उसने ऑमिट कर दी है, क्या छोड़ दिया गया है? गन्स नहीं है उसमें, वॉर की पूरी पेंटिंग बनाई गई है लेकिन उसमें गन्स का ही नहीं है। उसमें एक तो क्या होते हैं आपके पैटर्न टैंक्स नहीं है, एक भी एरोप्लेन नहीं है, एक भी सबमरीन नहीं है, एक भी युद्ध पोत नहीं है, एक भी जगह तोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बम नहीं है, गोले नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी जगह कुछ भी नहीं है। लेकिन वॉर का जो इफेक्ट है वो है, दैट इज टोटली ह्यूमैनिटेरियन। और इसीलिए ये फॉर्म को क्या बेटे? मैम फॉर्म को डिफॉर्म करके उसमें एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, डिफॉर्मिंग एंड एलिनेटिंग पिक्चर्स मेक अस अवेयर ऑफ टू अननोटिस्ड फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चेहरा उसमें ऐसा नहीं है जो नॉर्मल हो, नॉर्मल फॉर्म तो उसमें कोई है ही नहीं, सारे के सारे फॉर्म्स वो एग्जैगरेट कर दिए गए हैं, उनको इतना बढ़ा चढ़ा करके बनाया गया है ताकि उनकी फीलिंग्स को दिखाया जा सके, है ना। किस तरह से उसको अरेंज किया गया है, कैसे उसको डिपिक्ट किया गया, और ये सारा ये जो चीज है, ये सारा चीज, ये सब देखो, ये काउंट करो कितने फॉर्म्स हैं। कंप्लीट कोई भी शरीर है ही नहीं यहाँ पर, है क्या? लेकिन सब कुछ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। जरा ढूंढ के बताओ इसमें क्या एक भी जगह पर कहीं भी कुछ ऐसा बनाया गया है जो मशीनरी हो? नहीं है।
तो फॉर्मल एनालिसिस क्या होती है, हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बाद में जाएंगे, हम बात करेंगे आपसे कि किसी भी आर्टवर्क को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जरूरी होता है, आई नो दैट, लेकिन सबसे पहले हमको वो आर्टवर्क देख करके क्या फील होता है ये बहुत जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी आर्टवर्क सिर्फ यही नहीं है, कोई भी आर्टवर्क, इसके बाद भी के इमेजेस हम आपको दिखाने वाले हैं, वो आपको फील करना है कि वो किसी गैलरी में आप जाओगे, किसी म्यूजियम में आप जाओगे, जरूरी नहीं है कि हर जितने भी आर्टिस्ट आपको दिख रहे हैं उनका बैकग्राउंड आपको पता हो, वो तो जरूरी है, नो डाउट। आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उन सारी चीजों का, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है कि एज नॉर्मर आप उसको कैसे कर रहे हैं। जब आप इसी आर्टवर्क को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, पहले भी देखी होगी, इसके पहले आपने इसको पढ़ा भी होगा, इसके बारे में विकिपीडिया पर आपको पूरे वो मिल जाएंगे, पेजेस मिल जाएंगे, ब्रिटानिका पर पेजेस मिल जाएंगे, फाबेरो पिकासो की जो वेबसाइट है उस पर पेजेस मिल जाएंगे, पर आपको आज तक इसमें काउंट करने की कोशिश की है कि कितने फॉर्म्स हैं, उनको कैसे नॉर्मलाइज किया गया है, कैसे उनको एग्जैगरेट किया गया है, कैसे क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है इस पेंटिंग में। आज तक कोशिश नहीं की है तो इसका मतलब आज तक आपने कोई नहीं देखी, राइट? तो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट एज यूज्ड। हाँ बेटे, हाँ मैम वही पूछ रहे थे, फॉर्म और कंटेंट में क्या डिफरेंस है, फॉर्म और कंटेंट में क्या डिफरेंस है? यही तो मैंने बताया, फॉर्म तो वो चीज हो गई ना जो बनाई गई है, पर वो एक्चुअली जो डिपिक्ट कर रहा है दैट इज कंटेंट। एक ऐसा चेहरा वो जो डिपिक्ट कर रहा है नॉर्मल नहीं है, हम डिपिक्ट कर रहा है मतलब। अभी हम ये वाला एक चेहरा लेते हैं, अभी हम ये वाला चेहरा लेते हैं, ये वाला चेहरा लेते हैं, ये वाला फॉर्म लेते हैं या ये वाला फॉर्म लेते हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फॉर्म क्या कन्वे कर रहा है? इसके दोनों हाथ ऊपर हैं, सिर ऐसा है, आंखें खुली हुई हैं और एक ही जगह पर बनाई गई है, क्या आपको ये बता है? जो बता रहा है वही इस पेंटिंग का कंटेंट है, ठीक? ठीक है मैम, इस समझ पेंटिंग गए। को देखकर क्या आदत ये फीलिंग नहीं आ रही है कि ये वॉर के बाद में या ड्यूरिंग वॉर किस तरह से ह्यूमैनिटी सप्रेस होती है, किस तरह से ह्यूमैनिटी सप्रेस करती है? आ रही है ना? तो यही चीज इसका मेन कंटेंट है, ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि किस तरह से स्पेस डिवीजन किया गया है और किस तरह से फॉर्म को अरेंज किया गया है और किस तरह से एक्सप्रेशंस को इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है उनको और एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ही अरेंज करते हैं। कौन सी चीज उसमें हमें ज्यादा प्रभावित कर रहा है, एक फॉर्मल बेसिस पर, एक फोरग्राउंड बैकग्राउंड जैसा कुछ भी नहीं। ऐसा है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव ग्राउंड्स हैं जो हम जिनको बैकग्राउंड की तरह से काउंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशनल है कि नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट फॉर्म है, नॉन ऑब्जेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजों को हमें समझना होता है और फॉर्मल एनालिसिस में अपने इंक्लूड करना होता है, राइट? तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू राइटिंग अबाउट एंड डिस्कसिंग आर्ट। अब जब हम अपने आर्टवर्क के बारे में करेंगे, अपने आर्टवर्क का मतलब जो भी आर्टवर्क आपको प्रेजेंट किया गया है, दैट डिस्कशन, इसके बारे में आप लिखेंगे। दूसरा है कंटेंट, कंटेंट के बारे में लिखेंगे। अब आपने जो हमने लिख करके दिखाया है उसको खुद ही एसेस करें, पहले लिखा था उसको अब आप एसेस करिए कि आपने क्या लिखा है। फॉर्मलिज्म क्या होता है? एस्थेटिक डिस्कशन। एस्थेटिक डिस्कशन का मतलब ये नहीं है
कि वो मूर्ति कितनी सुंदर है या ये है। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है, उसमें कैसे फॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया गया है, किस तरह से उन स्ट्रैटेजीज को एग्जैगरेट किया गया या फॉर्म एग्जैगरेट किया गया या क्या किया गया, से उनको रिस्ट्रक्चर किया गया चीजों को, थॉट है जो अपना विजन है उसको हम पहुंचा। दूसरा चीज कंटेंट, जो हम उसके बारे में हमको देखना है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम लिखते हैं, लिखना ये सब लिखना है, ये डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से। हमारी ये शुरुआत है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बता रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं? पहले तो ये है कि एस्थेटिक डिस्कशन और दूसरा कंटेंट। उस आर्ट वर्क का एस्थेटिक डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन और कंटेंट, इसके बारे में हमें लिखना आना चाहिए। व्यूइंग आर्ट, आर्ट को देखना यानी ऑब्जर्व करना। एक बात थोड़ा सा देख करके सोचो कि जब हम किसी गैलरी में जाते हैं तो किसी आर्ट वर्क को एक जा करके बस ऐसे ही देखने लग जाते हैं, किसी भी कोने से देखते हैं, मतलब इधर भी खड़ा होकर देखेंगे, उस तरफ से भी देखेंगे, कई देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी आर्ट वर्क के सामने से हम यूं ही पास ऑन हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी आर्ट वर्क के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रह जाते हैं और उसके सामने से बिल्कुल नहीं हटते, उसको देखते ही रहते हैं। शायद उसको कोशिश कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं। यहीं पर बात आती है सबसे पहले, जो हम आपकी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिखा गया है उसको एक किनारे रख दो, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन आपका है वो मुझे पता है। When we are looking at art, artwork तरफ देख रहे हैं, we find or run into an artwork for exhibition, we typically have an initial response or impression. हम जैसे भी किसी आर्टवर्क एक सबसे पहला एक रिएक्शन तो आता ही आता है। This response to what we see or hear etc. is formed by a lifetime of knowledge and experience and the culture and time in which, और ये जो रिएक्शन है वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। कौन सी चीजें हो रही है? हमारे ज्ञान से, जो हमें पता है, सीधी सादी भाषा में जो हमारा नॉलेज है उससे, एंड एक्सपीरियंस जो हमारे अनुभव है उससे, एंड द कल्चर, जिस सोसाइटी में जिस कल्चर में हम रहते हैं उससे। बहुत सारी जगहों पर रिक्शा यूज नहीं होता, यहाँ होता है, किसी दूसरी जगह पर वो रिक्शा देखेगा बनाया हुआ होगा, कुछ डिफरेंट ही होगा, यहाँ हमारे लिए वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। टाइम इन विच वी लिव, और जिस समय में हम रहते हैं, आज के समय में जो हम बना रहे हैं वो जो पहले बनाया गया उससे डिफरेंट है। चीज है उसको, जो पहले का जो टेलीफोन है जो आज के हमारे हैंडसेट से एकदम डिफरेंट है। तो द टाइम इन विच वी लिव, इट गेट्स एट द सब्जेक्टिव एंड पर्सनल नेचर ऑफ परसेप्शन, और इस तरह से हमको एक पर्सनल वो मिलता है परसेप्शन का, एंड ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन इन पर्टिकुलर, जो हमारे सामने सबसे पहला इम्प्रेशन होता है। अभी ये बताओ मुझे कि जब हम किसी गैलरी में जाते हैं या जब हम किसी उसके बारे में जाते हैं, आर्ट वर्क के बारे में बात करते हैं, किसी भी आर्ट वर्क को देखते हैं, तो हमारे सामने एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होती है? बताओ। कोई भी आर्ट वर्क जब हम देखते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है हमारे लिए? उसके फॉर्म को आइडेंटिफाई करना नहीं होती है? यस मैम। भले ही हम ना जानते हो, उसमें हम कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं, है ना ऐसा? सब लोग अपने वीडियोस ऑन करो, अपने वीडियोस ऑन करिए सारे। अब बताओ,
यस मैम, सबसे पहले यही काम होता है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम जो होता है वो यही होता है कि कोई भी पेंटिंग जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, भले वो पेंटिंग वैसी हो ही ना जिसको जाना जा सके। अपने वीडियोस ऑन करके बात करो। ऑन है मैम। मुझे आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, आप नहीं दिख रहे, केवल आप सौरभ। मैम नेटवर्क से ना आपकी आवाज भी ब्रेक होकर के आ रही मैंने है। मैम वीडियो तो ब्रेक होकर के आ रही है। दिख रहा है मैम? नहीं, चलो कोई बात नहीं, बाकी के सारे लोग तो अपना वीडियो ऑन करिए, मुझे तो दिखे कि आपके एक्सप्रेशन क्या है। यस मैम, ऑन है, ऑन है। ऑन है मैम। अभी हमने सबसे पहले एक जा करके एक आर्टिफैक्ट को देखा, हमने सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मान लीजिए हम किसी म्यूजियम में गए और हमने वहां पर शिव की एक मूर्ति देखी। अब हम पहचानते हैं कि ये शिव मूर्ति है, लेकिन दूसरे कल्चर का व्यक्ति कि ये शिव और पार्वती की मूर्ति है, तो वो उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, वो उसके पास जाते हैं और उसमें जो लिखा हुआ होता है उस जगह पर, कुछ उस मूर्ति के बारे में कुछ लिखा डॉक्यूमेंट होगा, उसको पहचानने, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसको कोरिलेट करते हैं। तो इससे मतलब कहीं भी ये चीज नहीं आ रही है ना वहां कि वो हम पहचान रहे हैं, दूसरे व्यक्ति उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी उसको उतने ही अच्छे से समझ रहा है जितने अच्छे से हम समझ रहे हैं। फर्क इतना है कि वो हमारा कल्चरल ग्राउंड है कि वो है, तो लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उसको केवल एक आर्टिफैक्ट की तरह देख रहा है और उसको समझ रहा है। वो उसको डिस्क्राइब करेगा तो हिंदू गॉड की तरह से करेगा, स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस, राइट। और हम डिस्क्राइब करेंगे तो कहेंगे स्कल्पचर ऑफ शिव एंड पार्वती ऑफ सच एंड सच एज। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने क्या फर्क होता है। जिस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ हम अपने आप को बेहतर जोड़ सकते हैं, जिस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उस चीज के साथ हम अपने आप को उतने अच्छे से जोड़ नहीं पाते। और हमको क्या चीज किसी भी आर्ट वर्क से ज्यादा जोड़ती है, हमारी फीलिंग्स ऑब्वियसली। तो जब ग्वेरेनिका यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि वो सबको एक तरह से वो सबको एक तरह से जोड़ सकता है। मैं अपने होते उसके हम विजुअल या फॉर्मल के एनालिसिस तो कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम उससे जुड़ते नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फॉर्म और कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग का। समझ में आया? तो आज जो हम लोगों ने बात सारी चीज समझी है आर्ट वर्क्स के बारे में, एंड the purpose of making or creating art, what is purpose of studying art, and what is the purpose of understanding art. Why it is necessary to understand some artworks, some or every artwork. It needs to be understood. What is the purpose? What is the purpose of documentation? ये सारी चीज हम लोगों ने बात की है। म्यूजियम में डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पस है, जो हमने अभी आपको बताया कि फॉरेनर या एक दूसरे कल्चर का व्यक्ति उसी आर्टिफैक्ट को देख करके कैसे रिएक्ट करता है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं अपने कल्चर में, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की और बात की। क्या मुझे कोई ये बताया एक तो चलो हम लोग चार जो हम लोग पहचान रहे हैं
उनमें से कोई भी एक पेंटिंग की बात करते हैं और आज हमें अब इतना कुछ बताने के बाद में कोई उसका विजुअल एनालिसिस बता पाएगा? चाहे लाओकून का बताओ, चाहे मोनालिसा का बताओ, मैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं जाना चाहती हूँ कि वो किसने बनाया था और किसकी पत्नी थी। ये सब सारी किताबों में लिखा है, सबको पता है। हम भी वही करेंगे और आप भी वही करेंगे, लेकिन आपका पर्सनल क्या डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में मुझे बताओ। कोई बताओ। और प्लीज ऑन नहीं करेंगे अपने, आप कर देंगे। ऑन करो अपना। हम ऑन करने को कहते हैं, सबके ऑफ हो जाते हैं। वीडियो दिख रही है? चलो अब, हाँ अब मुझे क्या मुझे बताओगे, कौन बनाएगा? मैम ये हेनरी मूर की ये जो मुझे विजुअल पेंटिंग है ट्यूब शेल्टर पर्सपेक्टिव। हाँ यस मैम। बता। तो मैम ये जो ट्यूब हाँ कंटिन्यू। शेल्टर पर्सपेक्टिव जो है मैम, तो मैम इसमें ऐसा दिख रहा है मैम, हमें ऐसा मतलब लगता है कि इसमें मतलब कुछ जो आदमी है, जो मतलब एक भीड़ है, एक जनसमूह है बड़ा सा, बड़ी भारी तादाद में, वो एक मतलब एक ऐसी जगह जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां सब इकट्ठा होके मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान है। मतलब ऐसा लगता है कि उनके उसके पीछे मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी तकलीफ से निकल के आए, जैसे कि बहुत ज्यादा थके हारे या सो रहे हैं आराम से, उनको आराम मतलब चाहिए, चाहे वह कैसी भी जगह हो, चाहे वह गंदी हो अच्छी हो। एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाकई में एक नॉर्मल स्थिति में आराम नहीं की जा सकती है, पर वो अभी मतलब इस तरह से थके हुए हैं कि वो आराम से इस गंदी सी गुफा नुमा टनल में आराम कर रहे हैं, लेटे हैं। और उसको भी मतलब ऐसा निश्चिंत होके कि बस हाँ यहाँ हम सेफ हैं, यहाँ हम सुरक्षित हैं, ऐसा मतलब ऐसा उसको देख के लग रहा है कि और प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए, प्लीज करिए एवरीवन। हाँ इसके अलावा यस मैम। वीडियो ऑन करो, मैं बार बार कह रही हूँ। मुझे अब जिसका भी चेहरा नहीं दिखेगा मैं उसे एब्सेंट मार्क कर दूंगी। प्रवीण वीडियो ऑन करिए अपना। अंजलि, खुशबू, मैम यहाँ नहीं दिख रहा है। मैम मेरा ऑन है, मेरा ऑन है मैम। मैम मेरा भी ऑन है। मैम मेरा भी ऑन है। मैम मेरा ऑन हो गया, देखिए। वीडियो नहीं दिख रहा है, किसी पूनम का दिख रहा है और किसी का दिख रहा है। नेटवर्क की ऑन करिए आप लोग अपने वीडियो ऑन करिए। मैंने माइक ऑन करके वीडियो ऑन करेंगे। अब मेरी बात सुनिए। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं विजुअल एलिमेंट्स की, तो सबसे पहला उसमें क्या चीज आती है? फॉर्म्स और एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ये चीज आता है। उसके बाद में ये चीज आती है कि उन एलिमेंट्स को एग्जैगरेट किया गया है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया गया है, किस तरह से उसको
अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए यूटिलाइज या एक्सप्लॉइट कर रहा है आर्टिस्ट। ठीक है, अब जैसे हमने अभी ट्यूब शेल्टर की बात की थी, तो ट्यूब शेल्टर में हम ये चाहते थे वो कंटेंट, ठीक है, लेकिन जो चाह रहे हैं समझना कि किस तरह से आर्टिस्ट ने उसमें क्रिएट किया पर्सपेक्टिव है, यूजर पर्सपेक्टिव का, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उसने आर्टिस्ट ने क्रिएट किए हैं बॉडी, जो लेटे हुए लोग हैं और दूर तक जाते हुए ऐसे टर्न होते हुए, और इस तरह से वो जो सर्कल है जो ट्यूब को डिपिक्ट कर रहा है और एक क्लोज एनवायरनमेंट को डिपिक्ट कर रहा है। क्या शैडोज, कौन से कलर, क्या उसमें ऐसा चीज है जो एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो लाइंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रही हैं, जो कलर्स है वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो शैडोज है वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में मुझे डिस्कशन चाहिए। तो अब आपके पास में एक समझ में आ गया है आपको कि मुझे क्या चाहिए। ट्यूब शेल्टर में आपने अभी कृष्णा जी जो बताया दैट इज कंटेंट, मुझे फॉर्मल एनालिसिस चाहिए विजुअल एलिमेंट्स का, आप उसके बारे में आप लोग लिखें। बस एक पेंटिंग के लिए ट्यूब शेल्टर, उसी के बारे में लिखिए। ग्वेरेनिका ले लीजिए, ग्वेरेनिका के बारे में लिखिए। इन दोनों में से किसी भी एक पेंटिंग के बारे में लिखिए और उसको अपने पास रखिए, मुझे भेज दीजिए और कल उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन करना सीख लिया। ठीक है, सीख लिया ना। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को हम फॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे, फैक्ट्स कैसे इंक्लूड करेंगे, तब ये बात आती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। जैसे वो शिव और पार्वती की मूर्ति को हमको ये पता होना चाहिए कि वो ब्रॉन्ज की है या कौन सी धातु की है, का मेथड क्या है, किस लिए उसको बनाया था, किसने बनाया था, इस तरह की चीजें हम लोग तब एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला चीज तो हमें उसके विजुअल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक, समझ गए हम क्या कह रहे हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, ये समझ में? हाँ मैम समझ तो गए, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन, हाँ ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का पहला मेथड है। आप सीख गए डॉक्यूमेंटेशन करना। आप लिखेंगे, अब कोई भी एक पेंटिंग ले लीजिए, ग्वेरेनिका ले लीजिए या ट्यूब शेल्टर ले लीजिए या लाओकुन ले लीजिए, उसके विजुअल एलिमेंट्स के फॉर्मल एनालिसिस के बारे में लिखेंगे और कंटेंट के पर्सपेक्टिव पे हम बाद में आएंगे। ठीक, यस नहीं ठीक? ओके मैम। तो कुछ ऐसी चीज जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? फॉर्मल एनालिसिस में आपको विजुअल एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उस पेंटिंग में हमें मालूम है कि 6 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम है। उस पेंटिंग में या उस पर्टिकुलर आर्ट वर्क में उनमें से कौन से एलिमेंट्स को किस तरह से यूटिलाइज किया गया है और कौन से लॉज को यूज किया गया है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से उसको हमने बनाया। लाओकुन का तरीका ये है बनाने का, लाओकुन ऐसे बनाया गया, जबकि ट्यूब शेल्टर यू है। दोनों में डिपिक्शन में फर्क है और दोनों वेदना डिपिक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीका है एक आर्टिस्ट का उसकी वेदना को अपने अंदर के उनको एक्सप्रेस करने का। लाओकुन दूसरी घटना एक्सप्रेस कर रहा है, ट्यूब शेल्टर दूसरी घटना एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन दोनों ही जो है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है और उनका वो जो एक्सप्रेशन है वही काउंटेबल है, वही उसी को ही काउंट किया जाता है हमेशा। इसलिए पेंट आर्ट वर्क में क्या चीज इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रैटेजी, कौन से विजुअल एलिमेंट्स यूज किए गए, फॉर्मल एनालिसिस आप कैसे करेंगे, पहला चीज कौन से विजुअल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की गई हैं, और उस पेंटिंग का कंटेंट क्या है। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन क्या, आर्टिस्ट क्या फीलिंग कन्वे कर रहा है, किस तरह से वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें 6, 7, 8 पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। पहला चीज एलिमेंट्स, दूसरा चीज ऑर्गेनाइजेशन उसका, तीसरा चीज स्ट्रैटेजीज व्हाट आर फॉलोड, चौथा चीज उसका जो कंटेंट है, पांचवा चीज क्या एक्सप्रेस हुआ है, आर्टिस्ट ने अपना क्रिएट किया है, कैसे वो सबसे आखिरी चीज किस तरह से ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है। और दैट इज द थिंग, जहां पर हम यहाँ आते हैं ना कि किस तरह से वो ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा है, वहीं पर ये बात आती है कि व्हाट डू वी फील, हम क्या महसूस कर रहे हैं उस आर्टवर्क को देख करके। ठीक है, और वही चीज हमें वही चीज जो है हमें उस आर्टवर्क के साथ जोड़ती है, वही चीज जो जिस आर्टवर्क की अपील सबसे अच्छी होती है, वही यूनिवर्सली वही सब लिखना है। ये पूरा डिटेल आप एक पेपर पर, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रजिस्टर का एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर इन ब्रीफ लिखिए। ठीक है, ये आपका हो गया कि आपने कोई चीज को देखा, उसके बारे में आपके अपने पर्सनल इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस क्या है, ये हो गया। इस में हम लोग बात करेंगे करने की, उसके बारे में जानने की, और वो कैसे हमें मिलेंगे, वो सारे डेटा कैसे कलेक्ट होते हैं। कल हम लोग डेटा कलेक्शन पर भी बात करेंगे। ठीक है, अभी तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पर बात करेंगे। ये हमने एक डॉक्यूमेंटेशन सीख लिया, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। ये एक आर्टिकल में ये बहुत अच्छी तरह से यूज हो सकता है, लेकिन हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक मेथड में होता है। हम किस तरह से उसको लिखेंगे, किस तरह से उसका प्रोसेस है, ये सारा चीज हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, ओके मैम, चलो तो कोशिश करिए कि अपना ये अच्छा सा मुझे केवल एक पेंटिंग पर लिखिएगा और मुझे भेजिएगा। ठीक है, आज भेजा अच्छे से, फिर ओके कोई क्वेश्चन तो आगे कर लेंगे ना। ओके, नमस्ते।